दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। अगर आप देखोगे तो ये टॉपिक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। ऑलरेडी मैंने इसको पार्ट 1 में कंप्लीट कराया था और आज मैं पार्ट 2 में कुछ सम्स है वो मैं ले रहा हूँ। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा सम देखने की जरूरत नहीं है। फिर आप अगर एक्स्ट्रा सम खुद से सॉल्व करते हो तो अपने आप सॉल्व भी कर लोगे। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब देखो अगर आपको पेड कोर्सेज चाहिए तो आप हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी वहाँ पे जा सकते हो, एप्लीकेशन के ऊपर वहाँ से आप ले सकते हो। पर अभी चेक करो वहाँ पे कि M4 के कोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं है, एक बार आप चेक कर लो अच्छे से। बट यहाँ से भी आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। दोस्तों देखो यहाँ पे sin⁻⁶ है और समथिंग यहाँ पे कुछ दिया है और समथिंग समथिंग कुछ है। सबसे पहले हमें ये पता है कि यार इसका मतलब, सर आपने लेक्चर इसके पहले वाले लेक्चर्स में बता दिया था कि हमारा जो सर्कल है उसका सेंटर जो है दोस्तों ओरिजिन है और इसका मतलब है दोस्तों रेडियस 1 है। तो ये चीज़ तो सर आपने इसके पहले वाले लेक्चर्स में क्लियर कर दिया था, तो उसमें तो सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया है कि जो हमारा सर्कल है दोस्तों वो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है उसका सेंटर। और हमारे सर्कल का जो रेडियस है दोस्तों वो कितना है, 1 है। और यहाँ पे अगर मैं लूँ तो 0,1, यहाँ पे अगर मैं लूँ तो -1,0 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 0,-1। तो एक्चुअली ये माइनस मैं यहाँ पे जस्ट पॉइंट के लिए लिखा हूँ, पर रेडियस हमेशा पॉजिटिव में रहता है। तो यहाँ पे आपको ये समझ है, ये 1 1 1, तो सभी जगह पे 1 1 वैल्यूज है। अब दोस्तों यहाँ पे जो इन्होंने हमें वैल्यूज दिया है, अगर आप ध्यान से अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो नीचे वाला पार्ट रहता है वो इक्वल टू हम क्या करते हैं दोस्तों, 0 पुट करते हैं, जहाँ से हमें जेड का वैल्यू मिल जाता है π/6। अब मुझे ये चेक करना है कि भाई ये जो वैल्यू है वो इनसाइड है कि आउटसाइड है। तो बस मैं वही चेक करता हूँ। तो देखो पाई का वैल्यू तो हमको सबको पता है 3.14 होता है। उसको अगर मैं पाई की जगह पे 3.14 रख के, या तो आप पाई आपके पास भी है, पाई डिवाइड बाय अगर आप 6 करते हो तो फाइनली दोस्तों आपको 0.5 समथिंग आंसर मिलता है। कितना मिलता है दोस्तों, 0.5235 ऐसा कुछ आंसर मिलता है दोस्तों। एक सेकेंड, डिवाइड बाय 6, हाँ। तो हमें कुछ 5233 ऐसा कुछ आंसर हमें मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारे रेडियस, हमारा रेडियस कितना है दोस्तों, 1 है। रेडियस के वैल्यू से स्मॉलर है, अगर रेडियस के वैल्यू से स्मॉलर है मतलब ये अंदर आएगा। तो ये भी मैंने आपको बताया। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, z इक्वल टू π/6 इज लाइज इनसाइड, ये एक पता चल गया। और मैंने आपको क्या बोला कि आपका एफ ऑफ जेड क्या होता है, ये भी मैंने आपको सिखाया कि आपका एफ ऑफ जेड क्या होगा दोस्तों। एफ ऑफ जेड जो भी ऊपर वाला पार्ट दिया है वो आप लिखो, और उसके नीचे गिवन, मतलब मैं गिवन और नीचे क्या आता है दोस्तों, आउटसाइड। तो आउटसाइड में तो अपने कोई भी पॉइंट नहीं है, तो बस अपना एफ ऑफ जेड इतना ही होगा। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों ये पार्ट होने के बाद मैंने क्या बोला है कि जब भी अगर नीचे अगर रेस टू एन दिखाई दे तो आप डायरेक्ट इसका आंसर मत निकालो। नहीं तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट ये वाला वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते थे, पर अभी नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो रेस टू एन वाला टाइप है। तो रेस टू एन वाला टाइप है तो पहले आपको इसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको इसका आंसर निकालना है। तो दोस्तों देखो मैं यहाँ पे इसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जो भी मेरा इंटीग्रेशन दिया है, sin⁻⁶ और यहाँ पे दोस्तों क्या है, z -π/6, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्यूब है और dz है। आपको मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में दो फॉर्मूले दिए थे। जब भी अगर यहाँ पे रेस टू में अगर कोई भी पार्ट हो तो उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 2πi। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एफ ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, z0 आएगा। z0 मतलब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो आएगा, जो इनसाइड वाला पॉइंट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा देखो π/6। हाँ बस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, n-1। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है दोस्तों, हमारा 3 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 3-1। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप इसके पहले वाला मेरा लेक्चर देख के इस लेक्चर को आप देख रहे हो। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2πi, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2π/6, और नीचे कितना आएगा दोस्तों, 2 फैक्टोरियल। और 2 फैक्टोरियल मतलब भी कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 2 लिख रहा हूँ और ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या है, πi। और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव हमें निकालना है दोस्तों, π/6 फिर पुट करना है। तो इसलिए देखो कभी भी अगर रेस टू एन वाला पार्ट है तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अगर यहाँ पे डायरेक्ट एफ ऑफ π/6 था तो आप डायरेक्ट इसमें π/6 पुट कर देते, बट वहाँ पे 2 लिखा है, मतलब आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है, फिर आपको यहाँ पे पुट करना है। अगर ये डबल डेरिवेटिव वाला टाइप नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। पर अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका अब देखो सिंगल डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, पहला डेरिवेटिव। और मैंने बोला कि कोई भी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर समझो ऐसा है
और ऊपर पावर है तो आप उसको इस तरह से एज्यूम करो, और यहाँ पे आप x रेस टू एन वाला डेरिवेटिव अप्लाई करो, जिसका आंसर आता है एन एक्स एन माइनस वन। ये इसका आंसर आता है। तो यहाँ पे दोस्तों आंसर क्या आएगा 6, और x मतलब क्या आएगा दोस्तों साइन जेड, और n माइनस वन मतलब क्या आएगा दोस्तों 6 - 1। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एफ ऑफ जेड, और यहाँ पे हाँ एक और चीज, ये जैसे ही आप लिखोगे 6, यहाँ पे x है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों n-1, पर रूल वाइज यहाँ पे क्या आना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पे x आना चाहिए था, पर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं z देखूँ तो यहाँ पे z आना चाहिए था, पर z नहीं है। तो यहाँ पे ये फिर से हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो साइन z का फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे तो दोस्तों क्या आएगा cos z। ये चीज याद रखना, बैट फंक्शन रूल। अब दोस्तों यहाँ पे 6 है, यहाँ पे देखो साइन z है, और ये कितना है रेस टू 5, और दोस्तों ये cos z। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका सिंगल डेरिवेटिव हुआ। अब आप क्या करोगे दोस्तों, इसे डबल डेरिवेटिव में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि भाई यहाँ पे हमें स्क्वायर फॉर्म में दिया है, स्क्वायर फॉर्म मतलब डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे अपन फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो देखो दोस्तों ये 6 तो बाहर ले रहा हूँ, तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों ये आपका u हो जाएगा, और ये आपका v हो जाएगा। आप बोलोगे सर u भी क्यों अप्लाई किया दोस्तों, जब भी अगर दो फंक्शन एक साथ आते हैं तो हमें u इंटू वी रूल अप्लाई करना है। तो देखो साइन एक अलग फंक्शन है, कॉस एक अलग फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो पहले हम u सेम लिखेंगे। रूल क्या होता है, u इंटू वी रूल क्या होता है, पहले u पूरा लिखो, इसका डेरिवेटिव लो, v का डेरिवेटिव लो, v का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों माइनस साइन जेड, फिर बीच में प्लस आता है, देखो u लिखा, डेरिवेटिव ऑफ v लिया, डायरेक्ट लिख दिया। अब आप क्या लिखोगे दोस्तों, v लिखोगे सेम, cos z आप सेम रखोगे, और u का डेरिवेटिव निकालोगे। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे x रेस टू n, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों n, n मतलब क्या आएगा दोस्तों फाइ, ये वाला जो आपने ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया वो। अब यहाँ पे मैंने देखो फाइ लिखा, फाइ के बाद हम क्या लिखेंगे दोस्तों फाइ से एन एक्स, एक्स मतलब क्या आएगा दोस्तों साइन जेड, तो हमने यहाँ पे एक्स लिखा, और यहाँ पे n-1, तो यहाँ पे 5 - 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4। बट जब भी देखो n x n-1 रूल वाइज यहाँ पे x होना चाहिए, पर नहीं है, फिर से इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों cos x, यहाँ पे नहीं है तो cos z है तो cos z लिखेंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये पूरा का पूरा पार्ट आपको बताया। 6 है, यही बताने के लिए मैंने ये वाला पार्ट लिया, नहीं तो मैं सोचा था कि या तो उसके पहले वाले लेक्चर्स में ही सब हो गया था, पर ये वाला पार्ट कराने के लिए मैंने लिया। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये देखो माइनस साइन जेड रेस टू 5 है, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोस्तों, तो ये 5 है, साइन जेड रेस टू 4 है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों कॉस जेड। अब अगर आप देखोगे तो 6 ऐसे ही है। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ जो हमें चाहिए, देखो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ पे अब मैं 2 लिख सकता हूँ। जेड का वैल्यूज कितना है दोस्तों π/6, तो यहाँ पे सभी जगह पे मैं π/6 पुट करूँगा। यहाँ पे देखो π/6 और रेस टू फिफ्थ है, आराम से करो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी साइन π/6 और रेस टू 4 है, यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा कॉस π/6। अब दोस्तों आप इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो किस तरह से देखो इसका आंसर आप निकाल सकते हो। अब देखो मैं इसका आंसर निकाल रहा हूँ, ये 6 है, ये माइनस है। देखो यहाँ पे दोस्तों आपका कैलसी रेडियन फॉर्म में होना चाहिए, ध्यान रखना। रेडियन फॉर्म में कैसे करते हैं दोस्तों, शिफ्ट पे जाओ, मॉड पे जाओ, वहां पे देखो अलग अलग ऑप्शन आएगा, तो 4 नंबर पे रेडियन दिख रहा है, तो 4 क्लिक कर दो, रेडियन फॉर्म में हो गया। अब आप निकालो साइन, और ब्रैकेट में क्या लेना है दोस्तों π/6 लेना है। हाँ सॉरी, ये ऐसा आएगा पूरा। हाँ। अब साइन π/6 का पहले आप आंसर निकालो, हाँ आंसर निकालो 1/2। अब आप क्या करो पता है, इसका रेस टू 5 निकालो, मतलब आंसर क्लिक कर दो, आंसर। अब आपके मोबाइल आपके इस पे कैलसी में आंसर दिखाई दे रहा है, और रेस टू क्या लिखोगे दोस्तों 5, रेस टू 5 है ना, नहीं नहीं रेस टू 5 नहीं 6 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये देखो ये 5 था और इसमें एक मिल गया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो टोटल 6 है, तो यहाँ पे भी 6 आएगा। तो रेस टू अगर हम 6 निकालते हैं तो फाइनली इसका आंसर कितना आता है दोस्तों 1/64 प्लस, यहाँ पे दोस्तों देखो ये 5 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो फिर से साइन निकाल रहा हूँ, साइन π/6, और जो आंसर आया दोस्तों उस आंसर का रेस टू आप क्या निकालोगे 4, 4 सही है ना, हाँ 4, तो 1/16 आया दोस्तों। अब यहाँ पे कॉस जो है दोस्तों, यहाँ पे देखो कॉस इंटू कॉस 2 है, तो सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, 2 बार है ना कॉस, तो यहाँ पे कॉस, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों π/6। जो आंसर आया दोस्तों, आंसर का हमें क्या करना है दोस्तों स्क्वायर लेना है, तो 3/4 आया, 3/4।
तो हमने फाइनली सबको सिंप्लीफाई किया। अब इस पूरे का आंसर एक साथ निकालो। देखो बाहर मैं 6 लिख रहा हूँ, अंदर है दोस्तों -1, इसको -1 लिख दे रहा हूँ अपॉन 64, प्लस यहाँ पे दोस्तों 5 है, फिर दोस्तों 1/16 है, फिर दोस्तों 3/4 है, फिर दोस्तों फाइनली आंसर दोस्तों 21/16 आया, 21/16, ये पूरे को सॉल्व करने के बाद। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो आपका फाइनल आंसर था पाई आई, और ये पूरे का आंसर कितना है दोस्तों 21/16, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 21πi/16। तो दोस्तों ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व करोगे तो ही आपके अंदर दोस्तों कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखो पूरा का पूरा सम बहुत ही अच्छे स्टेप्स के साथ, देखो 10 मिनट यहाँ पे दिख रहा है, 10 मिनट में सोचो मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें सॉल्व कर लिया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप जब समझोगे तो इस क्वेश्चन में बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे सबसे पहले ये देखो z-1 है इक्वल टू 0, z-2 इक्वल टू 0। जो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं पॉइंट पता करते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब हमें बस चेक करना है दोस्तों कि ये दोनों में से इनसाइड कौन सा है आउटसाइड कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम फटाफट सम सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके रेडियस का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना है 3 है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वैल्यू भी छोटा है, ये भी छोटा है, मतलब दोनों इनसाइड होंगे, मतलब ये वाला भी पार्ट आपका इनसाइड में जाएगा और ये वाला भी पार्ट इनसाइड में जाएगा। और अब फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा मुझे मिला है जिसमें दोनों ही इनसाइड है, अदरवाइज अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे एक इनसाइड एक आउटसाइड था, दोनों के दोनों आउटसाइड हो गए तो आंसर डायरेक्ट 0 हो जाता है। बट पहला ऐसा क्वेश्चन मिला कि जहाँ दोनों के दोनों इनसाइड है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत मायने रखता है कि इस टाइप में अगर दोनों के दोनों इनसाइड आए तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो दोस्तों देखो अगर दोनों के दोनों इनसाइड आए तो देखो यहाँ पे e⁻²z है, यहाँ पे दोस्तों z-1, और यहाँ पे भी क्या है दोस्तों z-1 -2 है, शायद यहाँ पे +2 है, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूँ, शायद यहाँ पे हाँ -2 ही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों माइनस में। तो देखो दोस्तों यहाँ पे प्लीज समझने की कोशिश करो, ये देखो ये dz है, हम क्या करेंगे पता है, इस वाला है जो देखो ये ऊपर वाला पार्ट है उसको कुछ नहीं करेंगे, पर जो नीचे वाला पार्ट है ना दोस्तों उसको पार्शियली हम सॉल्व करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पार्शियली नीचे वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो नीचे वाला पार्ट जो है ऊपर कुछ नहीं है 1 ले रहा हूँ, z-1 और z-2। तो कभी भी अगर समझो ऐसा दोनों इनसाइड आ जाए तो आपको पार्शियली सॉल्व करना होगा। पार्शियली आपने लैप्लास में भी पढ़ा है और उसके पहले आपने तो 12th में पढ़ा ही है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा a/, यहाँ पे पहला वाला आप लिख दो, और यहाँ पे दोस्तों b/, यहाँ पे आप दूसरा वाला लिख दो। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप वही वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, फिर एक वैल्यू पुट करेंगे दूसरे का आंसर निकालेंगे। अदरवाइज आप और जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखो a है, यहाँ पे ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हुआ, चलो मैं इसको पूरा ही पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ना हो। देखो 1/z-1, और यहाँ पे क्या है दोस्तों z-2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों z-2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों b z-1, और नीचे क्या आएगा दोस्तों z-1 z-2। तो फाइनली दोस्तों देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, और 1 इक्वल टू a z-2 और b z-1। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बार देखो z इक्वल टू हम 2 पुट करेंगे, और जब z इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 1 इक्वल टू, यहाँ पे आपको पुट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे 2 - 2 0 होगा, तो बस ये वाला पार्ट लेना। तो b, यहाँ पे क्या होगा z की जगह पे मैं देखो मैं 2 लिख रहा हूँ -1, तो यहाँ पे 1, b यहाँ पे 2 - 1 1, तो b का आंसर कितना आ गया दोस्तों 1। और अगर आप यहाँ पे अगर समझो z इक्वल टू अगर समझो ये वैल्यू लेते हैं तो 1 वहाँ पे जाएगा, तो 1 पुट करोगे, तो यहाँ पे देखो पुट लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पुट लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, अब देखो इसके अंदर मत पुट करना, 1 - 1 0 होगा, तो यहाँ पे आएगा a, यहाँ पे 1 - 2, तो 1a-1, तो यहाँ पे a इक्वल टू -1 डिवाइड होगा, तो फाइनली यहाँ पे -1 आएगा, 1/-1 मतलब -1। अब इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट भी मेथड है जो मैंने अभी रिसेंटली डिप्लोमा वालों को भी सिखाया था, और मोस्टली आपने 12th में भी जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन किया होगा तो उस टाइम पे भी आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ों का आपके डायरेक्ट मेथड आपको पता है। जैसे अगर समझो यहाँ पे ये पार्ट है, अगर समझो मुझे वैल्यूज़ निकालना है, समझो मुझे a का वैल्यूज़ निकालना है, तो मैं क्या करूँगा पता है, ये यहाँ से
जेड के वैल्यू को सॉल्व करूंगा, जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो पुट करूंगा, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या होगा, वन आएगा। तो हम इसके अंदर पुट करेंगे, पर इसके अंदर ये वाले पार्ट में मत पुट करना, इसमें पुट करना। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, वन, यहाँ पे आप वन पुट करोगे, वन माइनस टू क्या आएगा, माइनस वन। तो ए का वैल्यू आपको डायरेक्ट माइनस वन मिलेगा। अगर आपको बी निकालना है तो ये वाले वैल्यू को आपको इसके अंदर पुट करना है। तो देखो जेड इक्वल टू यहाँ पे क्या है, टू है, पर आपको ये वाले पार्ट में मत पुट करना है, बस इसमें पुट करना है। तो टू माइनस वन, तो डायरेक्ट आपको आंसर वन मिल जाएगा। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे, अब ये होने के बाद दोस्तों देखो, ये वन अपॉन जेड माइनस वन, जेड माइनस टू विच इज इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन, और बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, वन अपॉन जेड माइनस टू। तो ये चीज़ तो आपको क्लियर है। अब ये चीज़ आपको क्लियर है। हाँ। अब ये क्लियर होने के बाद अब आपको क्या करना है, प्लीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन प्लस वन अपॉन जेड माइनस टू, ये पार्ट है। अब आपको अपना क्वेश्चन फिर से लिखना है। देखो मैं अपना क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अब देखो मेरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, ई रेस टू जेड, टू जेड और जेड माइनस वन और जेड माइनस टू और डी जेड। अभी थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं ई रेस टू टू जेड को ऐसे लिख रहा हूँ और ये वाले पार्ट को थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ। तो ऊपर कुछ नहीं है तो वन है, जेड माइनस वन और जेड माइनस टू, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, डी जेड है। अब मैं इसको और अगर थोड़ा सा चेंज करके लिखूँ तो आप ऐसे लिख सकते हो दोस्तों। देखो यहाँ पे ई रेस टू टू जेड, ये वाले पार्ट का आपको मतलब पता है ये है, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन प्लस वन अपॉन जेड माइनस टू डी जेड। हाँ अब क्या करो पता है, ये माइनस वाला पार्ट आप पीछे लिख दो तो और अच्छा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ई रेस टू टू जेड, बस मेरा स्टेप ज़्यादा आपको बड़ा दिखेगा, रीज़न है कि मैं हर एक चीज़ समझा रहा हूँ कि हर बच्चे को समझ में आए। तो देखो प्लस वाला पार्ट, ये देखो यहाँ पे वन प्लस में, तो इसको आगे ले लिया, ये माइनस वाला पार्ट है तो इसको पीछे लिख दिया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जेड माइनस वन और यहाँ पे डी जेड। देखो कुछ नहीं किया है, देखो ये प्लस था तो मैंने इसको आगे ले लिया, ये माइनस है इसको पीछे ले लिया, तो इसका माइनस यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, देखो आपको यहाँ पे अब दो सम दिखाई दे रहे होंगे। देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ई रेस टू टू जेड है और ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो जेड माइनस टू, और ये डी जेड यहाँ पे आप लिख दो। और यहाँ पे फिर से ई रेस टू टू जेड मल्टीप्लाई इसको भी होगा, और नीचे गया है दोस्तों जेड माइनस वन, और यहाँ पे गया है दोस्तों डी जेड है। अब आप इसके आंसर्स को आराम से निकाल सकते हो दोस्तों। देखो यहाँ पे ई रेस टू जो भी पार्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों टू पाई आई, इस तरह से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एफ ऑफ जो भी यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे देखो अगर मैं सॉल्व करूंगा तो टू आएगा। अगर देखो ना, ये देखो जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो पुट करूंगा तो जेड का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों, टू। यहाँ पे मैंने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमने एन माइनस वन नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रेस टू एन वाला टाइप नहीं है, ये यहाँ पे सिंगल वाला टाइप है, इसलिए इस तरह से लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टू पाई आई, और ये एफ ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा, तो यहाँ पे वन लिखा। तो यहाँ पे भी रेस टू एन नहीं है। बस अब हमारा मेन मोटो है दोस्तों ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करना। तो ये आप पहले भी फाइंड आउट कर सकते थे। अगर आप यहाँ पे देखोगे एफ ऑफ टू अगर आपको फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो एफ ऑफ टू हम ये ऊपर वाले वैल्यू से फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि नीचे बस जो ऊपर वाला वैल्यू है दोस्तों वही है, क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है दोस्तों इनसाइड है, इनसाइड हम नहीं लेते। अगर आउटसाइड होता तो हम नीचे ले लेते। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टू, यहाँ पे ई रेस टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों टू, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों ई रेस टू फोर। तो ये क्या हो जाएगा, टू पाई आई ई रेस टू फोर। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये देखो टू पाई आई, यहाँ पे वन पुट करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ई, देखो यहाँ पे अगर आप निकालने जाओगे तो एफ जेड विच इज इक्वल टू ई रेस टू टू जेड, पर वहाँ पे हम वन पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों टू, और यहाँ पे फाइनली हम क्या लिखेंगे, ई स्क्वायर। और अगर आपको चाहिए तो कुछ चीज़ें अगर कॉमन लेना तो आप ले सकते हो, टू पाई आई ई स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, ई स्क्वायर, इसमें से दो बाहर आ गया तो ई है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो दोस्तों वन है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, और ये क्वेश्चन इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम डायरेक्ट टेलर सीरीज पे चले जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये समथिंग यहाँ पे दिया है और हमें एलिप्स दिया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग और समथिंग, कुछ अलग ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये भी अगर मैं सॉल्व करा दूँ तो आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे, और प्लीज़ याद से एक कमेंट तो नीचे आना चाहिए दोस्तों, फ्री में ये चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ इतने मेहनत से, तो प्लीज़ एक नीचे कमेंट तो एक आना चाहिए दोस्तों। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एलिप्स जो है, जब भी एलिप्स दिया रहेगा तो पहले आप उसके इक्वेशन को लिखो। वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, नाइन है, और इक्वल टू वन, तो ये एलिप्स का इक्वेशन है।
जिसके अंदर से पहला वाला क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर होता है, और दूसरा वाला क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर होता है। पहले वाले से अगर मैं निकालूँ तो ए इक्वल टू प्लस माइनस टू आएगा, बी से क्या आएगा, प्लस माइनस थ्री आएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे दो वैल्यूज मिले। अब यहाँ पे आप एलिप्स ड्रॉ कर लो सबसे पहले। देखो अब यहाँ पे एलिप्स मुझे रफली ड्रॉ करना होगा। अगर आप देखोगे जब भी हमारा ए जो है वो दोस्तों ग्रेटर रहेगा बी से, तो हमारा एलिप्स हमेशा ए वाला पार्ट बड़ा आता है, ये वाला पार्ट बड़ा आता है, तो मतलब अपना एलिप्स इस तरह से होता है। बट अगर समझो हमारा बी वाला पार्ट बड़ा है, मतलब ये वाला पार्ट अगर दोस्तों बड़ा है, तो अपना एलिप्स ऐसे आता है। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ कि यहाँ पे अपना कौन सा वाला पार्ट बड़ा है दोस्तों, बी वाला। तो अपना एलिप्स का डायग्राम भी आपको समझ में आ रहा है कि डायग्राम अपना कैसा आएगा दोस्तों, ऐसा आएगा। और ये अपना ए वाला पार्ट हो गया। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से अगर समझोगे, चलो मैं इस डायग्राम को यहाँ बना दे रहा हूँ। अब देखो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, टू है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस टू, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, थ्री है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस थ्री। तो अगर आप लिखना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो कॉमा थ्री, यहाँ पे क्या आएगा, जीरो कॉमा, क्योंकि वाई एक्सिस है, यहाँ पे जीरो आएगा, और यहाँ पे लिखना है तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से सॉल्व करूँ, तो सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चन संभालना है। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले आई ले लेना है। अगर आई लूंगा तो जहां पे ये सिंबल है दोस्तों, ऐसा सिंबल में कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे अगर समझो कभी वो ए दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तो सिंबल की जगह पे ये देखो पहला सम सॉल्व कर रहा हूँ, तो देखो ये सेम है, ये 4z² है, ये क्या है, z है, ये क्या है दोस्तों, फाइव है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, z माइनस, ये देखो ये सिंबल है, तो सिंबल को हमने क्या लिया है दोस्तों, यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे आई आ जाएगा, और यहाँ पे ये dz हो जाएगा। तो मतलब ये अब हमारे प्रीवियस सम की तरह सम हो गया। बट यहाँ पे एलिप्स में एक चीज आपको समझना रहता है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, z माइनस आई विच इज इक्वल टू जीरो, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, आई, और एलिप्स के अंदर जब भी आई आएगा तो समझ जाना ये y वाला पार्ट है, मतलब ये दूसरा वाला पार्ट है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, आई आया, तो मतलब आई के आगे क्या है, हमेशा आई के आगे कुछ नहीं है, मतलब वन है। और ये वन आपको कौन से वाले पार्ट में लिखना है दोस्तों, सेकेंड वाले में। अगर समझो यहाँ पे नंबर आया रहता तो आप फर्स्ट वाले पे लिखते, अगर समझो ऐसा आया रहता है z इक्वल टू वन, तो आप ये वन यहाँ लिखते। पर अगर समझो ये ऐसे आया, तो जब भी आई के साथ अगर कुछ आया, जैसे फोर आया रहता, तो यहाँ पे आप फोर लिखते। तो यहाँ पे वन मैंने लिखा, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो दोस्तों जीरो है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपका पॉइंट कहाँ पे। इससे आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा कि आपका भाई ये पॉइंट है 0,1। 0,1 जो दोस्तों वाई एक्सिस का पॉइंट है, देखो पहले जीरो है और वन है, तो देखो जीरो वन कुछ यहाँ पे आएगा, देखो जीरो वन, यहाँ पे जीरो टू, और यहाँ पे जीरो थ्री, मतलब ये जीरो वन क्या है दोस्तों, अंदर आ रहा है। तो इससे ये पता चल गया कि भाई ये क्या है, इनसाइड है। देखो इनसाइड आउटसाइड अगर आपको पता चल गया तो आपका तुरंत काम हो जाएगा, और इनसाइड है तो आपका काम हो जाएगा, और इनसाइड में एक ही पॉइंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एफ ऑफ जेड ले रहे हैं। जो एफ ऑफ जेड हमारा क्या आएगा, जो ऊपर का गिवन है, और आउटसाइड में कोई पॉइंट है क्या, इसमें नहीं है। अगर आउटसाइड में रहता तो डिवाइड में हम लेते। और दोस्तों नीचे वाला पार्ट रेस टू एन वाला टाइप नहीं है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर भी निकाल सकते हो। मतलब यहाँ पे z की जगह पे आप i पुट करके इसका आंसर निकाल के रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो z इक्वल टू आई है, i पे इसका आंसर निकाल दो। यहाँ पे फोर, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, i का स्क्वायर, यहाँ पे i, और यहाँ पे फाइव। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, फोर आई स्क्वायर मतलब माइनस वन होता है, प्लस i प्लस फाइव। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, माइनस फोर प्लस आई प्लस फाइव। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, फाइव माइनस फोर क्या आएगा दोस्तों, वन। फाइव माइनस फोर क्या आएगा दोस्तों, वन। तो यहाँ पे वन प्लस आप आई लिख सकते हो। तो ये पार्ट को हमने पहले से ही सॉल्व कर दिया। अब देखो आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करोगे। देखो आप अगर इसका आंसर निकालने जा रहे हो, प्लीज़ ध्यान से, जिस मेहनत से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ उस तरह से आपको भी करना है। तो देखो दोस्तों अगर आप यहाँ पे आंसर निकालने जा रहे हो, आपको इसका आंसर निकालना है, तो क्या है दोस्तों, फोर जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस फाइव, और नीचे गया दोस्तों z माइनस आई, और यहाँ पे गया दोस्तों dz है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, टू पाई आई एफ ऑफ जेड, मतलब जो हमारा पॉइंट है, हमारा पॉइंट क्या इनसाइड वाला था, आई था, तो यहाँ पे आई। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, टू पाई आई, इसका आंसर तो हमने पहले ही निकाल दिया। देखो एफ ऑफ आई का क्या है दोस्तों, वन प्लस आई। तो ये आपका दोस्तों क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप चीज़ों को क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो एक और क्वेश्चन उन्होंने दिया है, वो भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो एफ डैश इक्वल टू क्या है दोस्तों, माइनस वन है। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया यार कि यहाँ पे जो हमें पार्ट दिया हुआ है, उन्होंने हमें क्या दिया दोस्तों, जेड माइनस वन, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस वन है। अगर समझो मैं ये वाला पार्ट नहीं लेता हूँ, चलो आपको एक सिंपल सा पार्ट दे रहा हूँ, ये हटा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं वन ले रहा हूँ,
तो ये तो आपको समझ में आ रहा है। अगर समझो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे क्या आएगा 1, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों z-1 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों z-1 इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1,0 होगा। 1,0 वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा दोस्तों, यहाँ पे मतलब वो भी इनसाइड है तो इनसाइड आएगा। और यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, f(1) का वैल्यू निकालोगे और सेम फॉर्मूला लिखोगे, सेम ये लिखोगे, बस यहाँ पे f(1) का आंसर लिखोगे। तो ये एक क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उम्मीद करूंगा कि आप पूरा का पूरा सम बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे। अब दोस्तों इसके बाद आप कोई भी सम सॉल्व करो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको हर एक सम समझ में आएगा। और ये टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब इसके आगे के पार्ट की ओर हम जल्दी पहुंचेंगे और जल्दी जल्दी मैं आपके पूरे सिलेबस को कवर कराऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जेड ट्रांसफॉर्म तो बना दिया है वीडियो, जेड ट्रांसफॉर्म का तो आपको दिक्कत नहीं है। पर आगे का जो पार्ट है उसका आप टेंशन मत लेना, मैं आपके एग्जाम के पहले तक मैं पूरा का पूरा सिलेबस करवा दूंगा, इतना तो आप मेरे ऊपर भरोसा रखो। आपको सेमेस्टर 1 में हेल्प कर रहा हूँ, 2 में कर रहा हूँ, तीसरे में कर रहा था, फोर्थ वाले में भी करूंगा यार। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।